नमस्कार दोस्तों, आज फिर से हमारे साथ डॉक्टर संदीप शर्मा सर जुड़े हुए हैं और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने चुना है जो कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। लगभग सभी लोग इससे परेशान हैं, लगभग सभी मैं कह सकती हूँ, चाहे वो यंग जनरेशन के लोग हो, बच्चे हो या बुजुर्ग तक लोग इससे परेशान हैं। तो सर आज जो टॉपिक मैंने उठाया है वो एक ऐसा टॉपिक है जो सभी इससे परेशान है। आपको मैंने बताया ये भी, डिप्रेशन जो है वो बहुत ही कॉमन सी समस्या आजकल हो गई है। हर कोई डिप्रेस, छोटा छोटा बच्चा भी आजकल डिप्रेस दिखता है। और कहते हैं कि डिप्रेशन जो है उसका कहीं ना कहीं लिंक आपके गट के साथ भी है। मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो जाना कि हमारे गट में भी सेरोटोनिन जो है वो बनता है। हमारे न्यूरॉन्स, गट के न्यूरॉन्स को जो है वो सेरोटोनिन उसमें होता है, और अगर उसकी कमी हो जाती है तो गट में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन हो सकता है। या फिर अगर आप डिप्रेस हैं तो उसकी वजह से भी, सेरोटोनिन कम होने की वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन तक की समस्या होती है। तो लोगों में बड़ी जबरदस्त कंफ्यूजन रहती है। कई बार हम बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं और हमें समझ नहीं आता है कि क्या प्रॉब्लम है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कोई खास डायग्नोस नहीं कर पाता और आपको अंत में या तो आप डिप्रेशन की दवाइयां खा रहे होते हैं या कोई सीरियस दूसरे इलनेस में आप फॉल हो जाते हैं। तो सर सबसे पहला मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारे शरीर में जो ये सेरोटोनिन बनता है और डोपामीन, ये दो ऐसे केमिकल हैं जो हमारे ब्रेन में बनते हैं। इन दोनों का क्या काम है एक्चुअल में, और ये किस तरह से फंक्शन करते हैं और कैसे ये हमें बीमार कर देते हैं अगर इनकी कमी हो जाती है तो। तो हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर संदीप शर्मा फ्रॉम उर्मलिया लाइफस्टाइल मेडिसिन। और आज जो बात अपन करने जा रहे हैं जिस चीज का, ये मॉडर्न वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जो हम ये जो इतना डेवलपमेंट कर लिए, इंडस्ट्रियलाइज वर्ल्ड हो गया, हम इतने आगे तरक्की कर लिए, चांद तक पहुंच गए, दूसरे ग्रह में रहने की व्यवस्था बना रहे हैं। ये सब उसी चीजों से कैसे इंटरकनेक्टेड है ये मैं आज आपको क्लियर करूंगा, और कैसे जो चीजें पहले कभी होना इम्पॉसिबल थी होना, वो अब इतना कॉमन हो चुका है। तो गट और ब्रेन और कॉन्स्टिपेशन, तो ये चीजें आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड है, आज मैं उसी के बारे में आपका बताऊंगा। और उसमें आपको कुछ कुछ चीजें, ऐसी चीजें समझाऊंगा ताकि उससे आप समझ पाएंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है और क्यों ऐसा हो रहा है, और क्यों कुछ डॉक्टर्स जो है उसको डायग्नोज नहीं कर पाते या फिर उसका कनेक्शन नहीं सेट कर पाते। तो सबसे पहले बात करते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन या फिर एग्जाइटी होना, डिप्रेशन होना, और अच्छे से हमारा ब्रेन फंक्शन ना करना। तो हमारा ब्रेन फंक्शन करता कैसे है, सबसे पहले अपन ये समझ रहे हैं। हमारा ब्रेन फंक्शन करता है, जो हमारा इमोशंस होते हैं, जो हमारे डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं, एग्जाइटी होती है, इनको कंट्रोल करने के लिए हमारे ब्रेन पे कुछ चीजें बनती है जिनको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? सीरोटोनिन हो सकता है, या डोपामीन हो सकता है, या फिर गाबा, जीएबीए गाबा हो सकता है, एसिटाइल कोलिन हो सकता है, नॉन एपिनेफ्रिन हो सकता है। ये कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर से ही हमारा ब्रेन जो है अपनी चीजों को मॉडिफाई करता है, अपनी चीजों को, परिस्थिति को मेंटेन करता है। मतलब अगर ये चीजों में उतार चढ़ाव होगा तो हमारा ब्रेन अलग तरीके से काम करेगा, और उसकी कमी हो जाने से या ज्यादा हो जाने से दोनों चीजों में हमें फर्क दिखने लगेगा। अब आते हैं डिप्रेशन की बात। डिप्रेशन में जो चीजें गड़बड़ हो जाती हैं वो है डोपामीन और सेरोटोनिन। ठीक, जो डिप्रेशन की दवाई खा रहे हो वो इन सब टर्म से वाकिफ होंगे, इन शब्दों से वाकिफ होंगे। अब ऐसे लोग जिनको डिप्रेशन हो रहा है, अगर वो गैस्ट्राइटिस के या पेट के कारण हो रहा होगा, तो अगर लिंकअप नहीं कर पाएंगे अपन उसको, अगर उनको गैस्ट्राइटिस या कॉन्स्टिपेशन है, वो उनको डिप्रेशन है, तो हो सकता है वो जिंदगी भर दवाई लेते रहें और वो कभी ठीक हो ही ना पाए। तो ऐसा क्या चीज है, क्या इंफॉर्मेशन हमें छुपी हुई है जो हम नहीं पता कर पा रहे हैं, या क्या है? तो आज आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। क्या चीज? ये स्टडी हुई थी 2011 में। इस स्टडी किसने किया था? ब्रैडफेल स्टोर ने। उस स्टडी में क्या पाया गया, जो हमारा स्टमक है, जो हमारा गट है, वहां पे सीरोटोनिन बनता है, जिसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ब्रेन में बनता है सिर्फ 5%, गट में बनता है 95%।
मतलब न्यूरोट्रांसमीटर जिसका काम दिमाग में है लेकिन बनता कहाँ पे है? गट में, पेट के अंदर। 95% सीरोटोनिन हमारे पेट में बनता है। मतलब हमारा अगर गट काम नहीं करेगा ढंग से तो हमारा सीरोटोनिन का मेन जो सोर्स है, जो प्रोडक्शन है, वो क्या हो जाएगा? हैम्पर हो जाएगा। पहला इंफॉर्मेशन। दूसरा इंफॉर्मेशन, ये सीरोटोनिन बनाता कौन है? ये सीरोटोनिन बनाता है हमारे गट के बैक्टीरिया। मतलब अगर बैक्टीरिया में ही गड़बड़ आ जाएगा तो सेरोटोनिन जो 95% बनता है वही नहीं बनेगा, और जब वही नहीं बनेगा तो हमारे ब्रेन का जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन, उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी और आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है लेकिन यही कारण, ये सबसे बड़ा सप्लाई सोर्स क्या है? गट। पहला, हमारा स्टमक 100 से भी अधिक प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाता है। इसको बोलते हैं गट ब्रेन एक्सिस। मतलब हमारा पेट और ब्रेन, इसके बीच में ये जो कनेक्शन है, इसको बोलते हैं गट ब्रेन एक्सिस। मतलब जब ब्रेन में कुछ गड़बड़ होगा तो आपको गट के सिम्टम भी दिख सकते हैं, लेकिन अगर गट ही गड़बड़ है, पेट ही गड़बड़ है, तो आपको ब्रेन का सिम्टम दिखने लगेंगे। ये सबसे एडवांस और सबसे मोस्ट जो हॉट टॉपिक अभी रिसर्च चल रहा है, उसको बोलते हैं गट ब्रेन एक्सिस। मगर इसमें एक और टर्मिनोलॉजी जोड़ दी गई जब ये पता चला कि वो जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो माइक्रोब्स बनाते हैं, तो इसको बोलते हैं माइक्रोबायोम गट ब्रेन एक्सिस। शब्दों का ध्यान रखिए, माइक्रोबायोम गट ब्रेन एक्सिस। मतलब हमारे पेट की जो बैक्टीरिया है उसके साथ हमारा पेट, उसके साथ हमारा ब्रेन का ये जो ताना बाना बुना है भगवान ने, नेचर ने, इसको बोलते हैं माइक्रोबायोम गट ब्रेन एक्सिस। बहुत ही एडवांस टॉपिक है, बहुत कम लोगों को पता था। अभी अंडर स्टडीज इसके ऊपर बहुत सारी आ रही हैं। तो उसका निष्कर्ष क्या है? उसका निष्कर्ष यही है, अगर आपका माइक्रोबियल डिसबैलेंस है स्टमक के अंदर तो सीरोटोनिन और बहुत सारे जो न्यूरोट्रांसमीटर है उनका प्रोडक्शन डिमिनिश हो जाएगा, और आपके ब्रेन फंक्शन, आपके इमोशंस, आपका एक्साइटी, आपका कंसंट्रेशन, आपका टोटल जो ब्रेन फंक्शन है वो डिसबैलेंस हो जाएगा। अब आते हैं कि अब करना क्या है। पहला, अगर आप डिप्रेशन में हैं और आपको गैस्ट्राइटिस है तो जो न्यूरोफिजिशियंस नहीं उस डायरेक्शन में काम कर पाते हैं या फिर उनको उसका आइडिया ही वहां पे ध्यान नहीं जा रहा है, वो है गट। अगर आपका कॉन्स्टिपेशन है, गैस्ट्राइटिस है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है या कॉन्स डिजीज, जितने भी पेट की बीमारियां हैं जो नॉन ट्रीटेबल मानी जाती हैं और जिन पे मेडिसिन देके अपन ट्रीट करते हैं, अगर ऐसी कोई बीमारियां हैं तो आप डिप्रेशन के पेशेंट होते ही हैं। और ऐसा देखा ही गया, ये सब बीमारी के पेशेंट साथ के साथ डिप्रेशन भी उनको होता है या फिर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। तो हम इन बीमारियों का अगर लाइफस्टाइल मेडिसिन से इलाज ढूंढ ले या करा ले तो हो सकता है, ज्यादातर चांस है कि आपका डिप्रेशन चला जाए। और होता भी है, जो मेरे पास पेशेंट हैं जो गैस्ट्राइटिस के, उनमें ऐसा देखा ही जाता है, वो हमेशा मेरे पास दोनों बीमारी लेके आते हैं। कई बार तो सिर्फ डिप्रेशन ही लेके आते हैं, उनको पता ही नहीं रहता कि यहाँ गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम है। तो जैसे ही उनका गैस्ट्राइटिस का इलाज चलता है, जैसे जैसे अपॉइंटमेंट बढ़ते जाते हैं, उनको डिप्रेशन से दूर होते जाते हैं। इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाया था, गैस्ट्रिक कार्डियक सिंड्रोम, उस पे कैसे गट और हार्ट कैसे रिलेटेड है। तो मतलब अगर आपका पेट खराब है तो आपको डिप्रेशन, ब्रेन के न्यूरो फंक्शन में डिस्टरबेंस के सिम्टम दिखेंगे, साथ के साथ हार्ट के सिम्टम दिखेंगे। तो गैस्ट्राइटिस पेशेंट का जैसे अपन इलाज करना चालू करते हैं, जैसे उसका धीरे धीरे चालू करते हैं, उनका हार्ट का प्रॉब्लम और ब्रेन का प्रॉब्लम अपने आप ही दूर होने लग जाता है धीरे धीरे। अगर आपका इसके वजह से है तो आप उल्टा मान लेते हैं, मान लीजिए आपको डिप्रेशन आपकी परिस्थिति की वजह से, आप ऐसे माहौल में हैं या फिर ऐसे अनअवॉइडेबल जगह पे हैं जहां पे आपका डिप्रेशन माहौल की वजह से हो रहा है, या आपके अंदर कुछ ऐसी बीमारियां या दूसरे ड्रग्स है या फिर दूसरा ऐसा बैक्टीरियल इन्फेक्शन या इन्फेक्शियस स्टेज हो रहा है कि जिससे आप डिप्रेशन में चले गए। ऐसा देखा गया है, ऐसे पेशेंट का डाइट या गैस्ट्राइटिस भी या कॉन्स्टिपेशन का सिम्टम भी दिखने लग जाता है। इसको बोलते हैं सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। अगर आपका सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेटेड है, अगर आप डिप्रेशन में, तो आपका सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा तो आपको कॉन्स्टिपेशन होने लगेगा। ये न्यूरोफिजियोलॉजी है, मतलब ऐसा होता ही है, देखा गया है। जैसे जब आप डिप्रेशन में होते हैं तो आपको एक्साइटिंग चीजें नहीं लगेंगी, ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का फंक्शन है। तो मेरा ये कहना है, अगर आप
डिप्रेशन माहौल में है या फिर अपने आजू बाजू में आपको डिप्रेशन जैसा चीजें हैं, तो हम उसको अगर अवॉइड करने की तरफ कदम बढ़ाएंगे तो हमारा गैस्ट्राइटिस, कॉन्स्टिपेशन के ऊपर भी असर पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपको खेलने कूदने का अगर मौका मिल रहा है और आप बैठ के यहाँ गेम खेल रहे हैं या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा फिजिकल एक्टिविटी तरफ जाइए, अपना फ्रेंड सर्कल अच्छा रखिए, अपना आपको फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करिए। उससे क्या होगा, ऐसा देखा गया है जो लोग फिजिकली एक्टिव होते हैं उनमें डिप्रेशन के सिम्टम कम आते हैं, वो कम डिप्रेस होते हैं और जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो जो जो आपके हाथ में हो सकता है, अगर आपके माहौल है उस चीजों से आप एग्जिट कर सकते हैं तो वो लिए। अगर आपका मनोवैज्ञानिक ऐसा डिप्रेशन हो रहा है तो आप जो एक काउंसलर साइकेट्रिस्ट होते हैं जो काउंसलिंग करके साइकेट्री का इलाज करते हैं, तो काउंसलर साइकेट्रिस्ट से मिलिए। अगर डिप्रेशन की वजह से आपको गैस्ट्राइटिस है तो दोनों ठीक हो जाएगा। लेकिन 90% टाइम क्या होता है, 90% टाइम होता है गैस्ट्राइटिस की वजह से डिप्रेशन आना। क्यों? क्योंकि सीरोटोनिन ही तो नहीं गड़बड़ है जिसके लिए जो डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण है सीरोटोनिन। तो सीरोटोनिन का प्रोडक्शन फैक्ट्री ही अगर अपन ठीक रखेंगे तो थोड़ा बहुत माहौल खराब भी होगा तभी अपन वो कर जाएंगे। ऐसा देखा गया जो प्लांट बेस्ड डाइट पे रहते हैं, जो इनफ फूड एंड फाइबर लेते हैं, उनका डिप्रेशन में जाने का चांस कम होता है। डिप्रेशन आप बोलेंगे होगा भी डिप्रेशन तो क्या फर्क पड़ता है, डिप्रेशन है। सेकेंड मोस्ट कॉज ऑफ सुसाइड डेथ, डेथ का सबसे दूसरे नंबर का सबसे बड़ा कारण 15 साल से 29 साल के लोगों के बीच में सुसाइड है। और सुसाइड कब होता है? व्हेन यू आर इन अ डिप्रेशन। तो डिप्रेशन में रह जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है, जिंदगी और मौत का फर्क पड़ जाता है। कैसे आपके डाइटरी बिहेवियर आपको जिंदगी और मौत का बदलाव, मौत के बीच की लाइन बन सकती है, ये वही इंपॉर्टेंस है। आपका सेरोटोनिन बनना है गट पे 95%, अगर आप उस पर ध्यान नहीं देंगे तो आपके 95% चांस हो गए डिप्रेशन में जाने के, और वो आपके सुसाइड का कारण बन सकता है। तो जो भी डिप्रेशन के पेशेंट है, गैस्ट्राइटिस के पेशेंट है, मैं उनको सलाह देता हूं कि इन चीजों पे विचार करना चालू करें। और गैस्ट्राइटिस या फिर पेट की बीमारी कौन सी है, कॉन्स डिजीज है, आईबीएस है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, नॉर्मल गैस्ट्राइटिस है, या फिर आपका खाना पीना ऐसा है कि उसमें फाइबर नहीं है, उस पे करेक्शन करना चालू करेंगे तो डिप्रेशन से बच जाएंगे और आगे की कहानी जो बहुत खतरनाक रूप ले सकती है उससे बच जाएंगे। अब अपन बात करते हैं कि अब करना, अगर वाकई में डिप्रेस हूं तो मैं करूं क्या। तो मैं आपको सलाह दूंगा, पहले तो अपने आप को फिजिकल एक्टिविटी, अपनी हॉबीज चूज करिए, मेरी हॉबीज क्या है उसको करना चालू करिए। अपने आजू बाजू का जो माहौल है, अपने आप को फिजिकल एक्टिविटी, एक बायो मैकेनिज्म जिसको बोलते हैं सर्केडियन रिदम, सही समय पे उठना, सही समय पे जो कृत्य अपने को करना है वो अपने आप को एक शेड्यूल में रखना, उससे अपन चीजों से डिस्ट्रैक्ट होंगे। अपनी हॉबीज ढूंढिए और डाइट पे काम करना चालू करिए, क्योंकि डाइट में काम नहीं करेंगे तो फिर तो दूसरे कारण से डिप्रेशन हो ना हो उसकी वजह से जरूर हो जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात, जो बैक्टीरिया जिसके बारे में अपन इतनी सारी कहानी सुन रहे हैं, जो सेरोटोनिन बनाता है, वो खाता क्या है? अगर वो बैक्टीरिया जो खाता है, अगर अपन उसको वो खाना देंगे तो वो बैक्टीरिया बराबर से बनेगा। जो बैक्टीरिया बराबर से बनेगा तो सीरोटोनिन बराबर बनाएगा, और जब सीरोटोनिन बराबर बनाएगा तो हमारा सीरोटोनिन की डेफिशिएंसी नहीं होगी। अब आपको एक और चीज बताता हूं, ये जो हमारा ब्रेन है वो हमारे स्टमक से बात कैसे करता है? ये बात करता है एक नस के द्वारा, एक नर्व के द्वारा, जिसको बोलते हैं वेगस नर्व। वेगस नर्व की सप्लाई होती है। और वेगस नर्व क्या होता है? हमारा जो पेट है उसके अंदर एब्जॉर्ब करने के विलाइज होते हैं। जब हमारा खाना जाता है तो ये उसमें घुस जाता है, पूरे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। यहाँ पे एक सेल होता है जिसको बोलते हैं न्यूरोपॉड्स, जो एब्जॉर्ब करने वाली चीजें, यहाँ पे न्यूरोपॉड्स होते हैं। इनका सप्लाई होता है वेगस नर्व से। मतलब आप जो खाना खा रहे हैं उसका सेंस तुरंत न्यूरोपॉड कर लेता है और तुरंत ब्रेन को बता देगा कि कैसा टाइप का खाना है। आप एकदम बहुत मसालेदार इरिटेटिंग खाना खाना चालू करिए, ब्रेन आपको तुरंत, आपको पसीना छूटने लगेगा, आपको घबराहट होने लगेगी। अभी तो खाना खाया ही था, घबराहट कैसे होने लगी? न्यूरोपॉड ने तुरंत सिग्नल दे दिया ब्रेन को। न्यूरोपॉड किससे कनेक्टेड है? वेगस नर्व से। वेगस नर्व किससे कनेक्टेड है? ब्रेन से। तो विद इन आवर्स, मतलब आप जो खा रहे हैं विद इन आवर्स आपको ब्रेन में इफेक्ट देने लगेगा। मतलब आप अच्छा खाना खाएंगे तो तुरंत आपको असर दिखने लगेगा, बुरा खाना खाएंगे तब भी तुरंत असर दिखने लगेगा। हमारा स्टमक, हमारा गट ब्रेन से डायरेक्ट कनेक्टेड है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है वेगस नर्व, जो ब्रेन को हमारी स्टमक से जोड़ती है, और रास्ते में एक हार्ट आता है उसको भी जोड़ते हुए आती है। तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अब आपने डाइट सुधार लिया, लेकिन अभी जस्ट इलाज चालू हुआ है, तो मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूं जो आपको मदद करेंगे। सबसे पहला, अपना डाइट फ्रूट एंड वेजिटेबल्स और फाइबरस फूड।
से भर के रखेंगे तो आपको बैक्टीरिया का गट कल्चर अच्छा रहेगा, पहला। दूसरा, एंटीबायोटिक्स। इफ यू आर ऑन एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स लेंगे तो वो बैक्टीरिया जो सीरोटोनिन बनाने वाले हैं उनका क्या होगा, कमी होने लगेगा। तो अगर आप एंटीबायोटिक्स पे थे तो हो सकता है आप डिप्रेशन पे भी चले जाए और आपको गैस्ट्राइटिस भी हो जाए। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया मरेगा, सीरोटोनिन नहीं बनेगा, सीरोटोनिन नहीं बनेगा तो दोनों। तो अगर आप पिछले कुछ दिनों से अगर एंटीबायोटिक्स बहुत ज्यादा ले रहे थे तो आपको डाइट सुधारना बहुत ज्यादा जरूरी है और प्रोबायोटिक्स ऐड करना बहुत जरूरी है, ताकि जो बैक्टीरिया वाइप ऑफ हो गए थे वो फिर से आ जाए। दूसरा, जो डिप्रेशन के शिकार होता है उनको नींद नहीं आती, तो उनको एक ट्रिक बता रहा हूं मैं, एक टिप्स बता रहा हूँ। जब आप सोते हैं तो आप सैफ्रॉन है उसको स्मेल करके सोइए। जब सैफ्रॉन आप स्मेल करेंगे तो उसका जो असर है वो प्रोजेक्ट, जो एक मेडिसिन होती है जो नींद वाली और एंटी डिप्रेसेंट होती है, उसके बराबर इफेक्टिव है, करीब ऑलमोस्ट उतना ही इफेक्टिव है। तो जो मेरे डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं उनमें बहुत अच्छा काम करता है और ये प्रूवन भी है, पता मैंने बहुत पहले से रिसर्च में प्रूव हो चुका है। तो टिप्स क्या है? डाइट सुधारिए, अपना माहौल सुधारिए और सेफ्रॉन का स्मेल करना, उसका यूज करना चालू करिए। इससे आप उभर पाएंगे। अगर बहुत हाई लेवल का है, आपके बस का नहीं है, तो मैं सलाह दूंगा किसी लाइफस्टाइल मेडिसिन के डॉक्टर के अंदर। हो सकता है आपके गैस्ट्राइटिस के साथ डायबिटीज और ऑस्टियोआर्थराइटिस या फिर कुछ ऐसी बीमारियां हो ऑटोइम्यून वाली, जैसे आईबीएस हो गया, कॉन्स डिजीज हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो अगर डायग्नोसिस क्लियर नहीं है या फिर डायग्नोसिस है या फिर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके सिवाय कुछ ऑप्शन भी तो नहीं है ना, क्योंकि आप कब तक टेबलेट के फॉर्म में सेरोटोनिन खाते रहेंगे या फिर कब तक दवाइयों की मदद से सेरोटोनिन बढ़ाते रहेंगे। मेन फैक्ट्री को रिपेयर करेंगे तो जिंदगी भर सेरोटोनिन बनता रहेगा। तो आइडिया यही है, नेचुरल तरीके से बीमारी ठीक करेंगे तो सब चीज रीबैलेंस हो जाएगा और आप बीमारी से बाहर आ जाएंगे। सर एक सवाल है मेरा कि खादर वली सर कहते हैं कि अम्बली को खाओ, अम्बली खाने से आपके पेट में माइक्रोबायल जो है डिसबैलेंस वो बैलेंस हो जाएगा, और आप कह रहे हैं प्लांट बेस्ड डाइट लेने के लिए। लेकिन यहाँ पे प्रश्न ये है कि जिन लोगों को गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है उन्हें नहीं पता है, और जब वो खाते हैं इस डाइट को, एक तो ड्रास्टिक उनका वेट लॉस होता है, दूसरा उनको बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट होता है। आपको भी पता है, आपने काफी एक्सपीरियंस किया होगा अपने पेशेंट्स के साथ। तो उनके साथ कैसे डील करना है, मतलब वो लोग किस तरह की डाइट से स्टार्टिंग करें एटलीस्ट, इससे पहले कि वो किसी एक्सपर्ट के पास जाएं, किस तरह से वो स्टार्ट करें अपनी डाइट को ताकि सबसे थोड़ा सा रिलीफ बिल्कुल मिले बिल्कुल उन्हें। बिल्कुल, और ऐसा देखा ही गया है, ज्यादातर जो गैस्ट्राइटिस के पेशेंट मेरे पास आते हैं वो बीमार नहीं रहना चाहते, वो ठीक होना चाहते हैं। तो वो जो यूट्यूब पे देखते हैं कि हाँ भाई डीआईपी डाइट है या ये डाइट है वो डाइट है, उसको खाते हैं। डाइट तो बहुत अच्छा है, लेकिन उनको डाइट के खाने लायक ही नहीं है अभी। क्यों? क्योंकि वो है तो बहुत हेल्दी, लेकिन हेल्दी होना और डाइजेस्टेबल होना बहुत डिफरेंट थी। तो वो हो सकता है उतना फाइबर वो स्टार्ट ही ना कर पाए। तो ऐसे लोगों को क्या होता है, ये अपन को सुनने में आसान लग रहा है कि गैस्ट्राइटिस है, एक्चुअली में उनके अंदर बेसिक बेसलाइन डिजीज क्या है उसका डायग्नोसिस होना जरूरी है। क्या उनको आईबीएस है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, या फिर अल्सर है, या एच पाइलोरी का इन्फेक्शन है, या फिर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, या फिर एंटीबायोटिक की वजह से उनका बैक्टीरिया चला गया। ये तो तभी पता चलेगा जब पर्टिकुलर पेशेंट का स्टडी करेंगे। फिर भी मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, आप जितनी भी हाई प्रोटीन चीजें हैं उसको बंद कर दीजिए, पैक्ड फूड है उनको बंद कर दीजिए, और वाटर का जो अपना इंटेक है उसको थोड़ा बढ़ाइए। इससे क्या होगा, जो हमारा स्टमक एसिड जो कम है उसका डिमांड नहीं रहेगा ज्यादा, तो हमारा डाइजेशन में इंप्रूवमेंट मिलेगा। अगर ये लो एसिड की वजह से, लेकिन अगर आपको कुछ और बीमारियां हैं, अल्सर है या आईबीएस है या कॉन्स डिजीज है, तो ये पर्टिकुलर उस पे देखना पड़ेगा, ये पर्टिकुलर पेशेंट पे देखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी एक चीज तो कंफर्म है, आप प्रोटीन कुछ दिन के लिए कम कर दीजिए, मिल्क प्रोडक्ट पूरे बंद कर दीजिए, एनिमल प्रोडक्ट पूरे बंद कर दीजिए, और सिंपल फूड पे आ जाएंगे। सिंपल फूड पे आ जाएंगे तब आपके गैस्ट्राइटिस के सिम्टम कम होने लगेंगे। जो बर्पिंग है, हार्ट बर्न है, और वो जो टिपिकल है जो एकदम सांस अच्छे से नहीं आना, सांस रुक जाना, पेन होना, ये सब के सिम्टम से रिलीफ होंगे। तो आपको बॉडी को थोड़ा टाइम मिल जाएगा और आपका ब्रेन को भी थोड़ा टाइम मिल जाएगा कि होम्योस्टेसिस बनानी है। मगर ये पूरा इलाज नहीं है, पेशेंट टू पेशेंट देखना पड़ेगा। लेकिन आपका प्रोटीन हाई अमाउंट तो बंद करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा एसिड डिमांडिंग होता है कुछ दिन के लिए, जब तक आप स्टेबल नहीं हो जाते। जी। और उन लोगों का क्या सर, जो लोग का पेट तो ठीक है, अभी पेट को खराब नहीं हुआ है, पेट काफी हद तक सही काम कर रहा है,
लेकिन उनका जो एनवायरनमेंट है, उनका परिवार ही हो गया या मान लीजिए हस्बैंड वाइफ हो गए, उनके बीच में हमेशा तनाव रहता है, और जिसकी वजह से चाहे हस्बैंड चाहे वाइफ बहुत ज्यादा डिप्रेस रहते हैं, या उनकी प्रीवियस लाइफ में कुछ ऐसी घटना घट गई है, किसी को मरते देख लिया उन्होंने अपनी आंखों से, जो आज भी उनके दिमाग में वो चलता रहता है। ऐसे लोगों को आपको लगता है केसर से फायदा होगा या लाइफस्टाइल फूड से फायदा होगा, या उन्हें काउंसलिंग की देखो, जरूरत है? देखिए मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए हिरोशिमा नागासाकी में बम फटा जी। 1 लाख लोग ऐसे होंगे जिनको वो मंजर देखा होगा, 1 लाख लोग होंगे जो ऐसे सिचुएशंस गुजरे होंगे, लेकिन कुछ ही लोग डिप्रेशन में गए, सभी 1 लाख लोग डिप्रेशन में नहीं गए। मैं यही बताना चाहता हूँ, हो सकता है कई बार सिचुएशन सबके लिए कॉमन, लेकिन इंडिविजुअल आदमी का बिहेवियर अलग है। ये लॉकडाउन हुआ, कितने सारे लोगों के साथ वही लॉकडाउन है, वही सिचुएशन में सब कुछ हुई। कुछ लोग सुसाइड कर लिए, इसको नहीं समझ पाए, मतलब उससे नहीं उभर पाए। लेकिन कुछ लोगों को प्रॉब्लम हुई, प्रॉब्लम होना, प्रॉब्लम फेस करना, संघर्ष करना अलग चीज है, डिप्रेशन में जाना अलग चीज है। तो कैसे वही चीज एक आदमी के लिए डिप्रेशन में चला गया, कैसे एक आदमी संघर्ष करके उससे हट गया, तो ये एक पर्सनल परसेप्शन है कि वो चीजों को कैसे देखता है। हो सकता है आप अनिल अंबानी हो, आपका पैसा आपके बड़े भाई मुकेश अंबानी से कम है, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, लेकिन आप बाकी 90 करोड़ लोगों से तो अमीर ही है ना अभी भी। तो आपका इंडिविजुअल परसेप्शन क्या है, आपको ये लग सकता है अरे मेरा बड़ा भाई तो मेरे से बहुत ज्यादा अमीर हो गया तो मैं डिप्रेशन में चला गया, लेकिन ये आपका सोच है। आप वो सोचते हैं कि मैं अपने बड़े भाई से गरीब हूं, कि मैं कितने करोड़ों लोगों को मैंने जॉब दे रखी है, मेरे वजह से कितनी लोग फैमिलियां चल रही है, और मैं कैसे देश को बदला, मैं क्या किया। आपका सोच, यही मैं आपको बताना चाहता हूं। आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे ये किस पे डिपेंड करेगा, आपके अंदर जो चल रहे न्यूरोट्रांसमीटर है उस पे। तो आपका माहौल शायद आपके कंट्रोल में ना हो, लेकिन आपकी न्यूरोट्रांसमीटर, आपका स्वास्थ्य, आपका गट, आपका चीज आपके हाथ में है। जब उसको आप कम करेंगे तो उसी चीज को इजीली हैंडल करने लगेंगे। मेरा कहना है हस्बैंड वाइफ में तू मैं हो रही होगी, भीख तो नहीं मांग रहे ना आप, इतना प्रॉब्लम तो नहीं होगा आपके पास कि आपको खाने को नहीं है, रोड पे भीख मांग रहे हैं। कभी उसके बारे में सोचिएगा जो रोड पे भीख मांग रहा है, उसके बराबर क्या प्रॉब्लम झेल रहे होंगे आप, कोई प्रॉब्लम झेलोगे। तो कितना भी बड़ा प्रॉब्लम आ जाए, आपका इंडिविजुअल हैंडल करने का तरीका। दूसरी बात, अगर आपके पास नहीं अनकंट्रोल बिहेवियर ये है, तो आप कंसल्टेंट जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो काउंसलर होते हैं, काउंसलिंग करके साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनसे जाके मिलिए। अगर वो सॉल्व हो जाता तो ठीक है, अपना माहौल बदलिए, अपने आप को दूसरी चीज में बिजी रखिए, अपना शेड्यूल बनाइए, अपने हॉबीज चेज करिए ना। किसी को सिंगिंग का शौक है, आप सिंगिंग करिए, किसी को स्विमिंग है, किसी को क्रिकेट है, किसी को कुछ भी, अपना हॉबी चेज करिए। आप जब भी गए होंगे स्कूल में, सबसे पहले ये जरूर पूछोगे नाम, फादर नेम, मदर नेम, हॉबी। क्यों हर जगह हॉबी पूछा जाता है? इनफैक्ट आपका बायोडाटा, आप जब कंपनी में जॉब करने जाते हैं वहां पे भी पूछा जाता है आपकी हॉबी क्या है। क्यों पूछा जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट, ताकि ये फ्यूचर में कैसे बिहेव करेगा। कई लोग लिख देंगे मेरी हॉबी नहीं है, इसका मतलब है वो पेशेंट डिप्रेशन में जाने की प्रवृत्ति ज्यादा है। क्रेजी रहते हैं ना लोग, अरे मेरे को वॉलीबॉल खेला, मेरे को बास्केटबॉल खेला, मेरे को स्विमिंग, सबका एक क्रेजीनेस होता है। वो क्रेजीनेस अपने आप रखिए, उस चीज को अपने आप पे टाइम दीजिए, जिसमें भी आप निपुण है, जिसमें भी आपको जो करने में अच्छा लगता है, तो वो चीज अपने आप अंदर डेवलप किए, अपने हॉबीज डेवलप करिए। आपको लग रहा होगा कि यार म्यूजिक सीखना है, म्यूजिक बजाना या गाना गाना कोई सेंस नहीं है, किसी काम का नहीं है। हाँ, उससे आप अपना टाइम और कैरियर बर्बाद करें तो काम का नहीं है, लेकिन खाली टाइम में वो करना हो सकता है आपका एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन का भी काम हो। तो हर चीज की वैल्यू है। दूसरा, अपने लाइफ की वैल्यू समझिए। अगर आपको अपनी लाइफ की वैल्यू समझ नहीं आ रहा, तो आप एक काम करो, हॉस्पिटल के कैंसर डिपार्टमेंट में चले जाओ और देखना वहां पे कैसे लोग जिंदगी के लिए तरस रहे हैं। काश एक थोड़ा सा 1 साल और जी लूं, उसको पता है मरने वाला है, वो 1 साल जीने के लिए इतनी जद्दोजहद कर रहा होता है। या फिर आप रोड साइड पे निकल जाइए, भिखारियों को देखिए, कितना प्रॉब्लम होगा। आपका क्या प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसके सामने। तो बस आप ये रियलाइज कर लेंगे ना कि जिंदगी इतनी भी कठिन नहीं है, सिर्फ मैं अपने द्वारा बनाए गए माहौल से मैं खराब हूं। जब आप इसको रियलाइज करने लगेंगे, अपना ध्यान इस चीज पे लगाने लगेंगे कि यार ये सोल्यूशन तो मेरे अंदर ही है, मेरे पास ही है, मैं इसको कर सकता हूँ। मतलब आपके पास पैसा तो है, लेकिन आप आर्टिफिशियली गरीब बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि उसको आपको पता नहीं यूज करना है। वैसे आपकी जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप डिसेबल्ड नहीं है, आपको और कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के, या फिर हमारी सोच की वजह कमी, या फिर हमारी समझ की कमी, या फिर हमको रिलेशन की वैल्यू ना समझने की कमी की वजह से ऐसा ना हो सब कुछ बना बनाया सब कुछ साफ हो जाए। एग्जाम्पल बताऊं, अभी एक साल पहले अभी एक हीरो ने सुसाइड कर लिया था, सुशांत सिंह। क्या चीज की कमी थी? क्या चीज की कमी थी? आप लोगों से वो 100 गुना ज्यादा करोड़पति आदमी, सब कुछ
क्या नहीं है, हीरो बनने के लिए लोग कितने लोग जाते हैं, कुछ नहीं बन पाते, वो हीरो भी था, पॉपुलैरिटी की कमी नहीं थी, क्या चीज की कमी थी, कुछ नहीं थी, प्रॉब्लम कहाँ पे थी? ये चीजों को हम आपसी जो लाइफ में चल रहा होता है इसको हम मैनेज नहीं कर पाते। तो पैसा रुपया नाम शोहरत होना अलग चीज है, और पर्सनल हॉबी पर्सनल मेंटेन करना और वो करना अलग चीज है। तो योगा करना स्टार्ट करिए, अपने आप को अच्छे लोगों के साथ मिलाइए, ध्यान करिए, अगर आप किसी जिस धर्म के भी हैं वहां पे जाके अपना ध्यान लगाइए। ये सब चीजें ब्रेन कंट्रोल और इसके लिए एक बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। जो लोग भगवान पे आस्था रखते हैं जी या फिर बिल्कुल। अपने को गुरु होते हैं करते हुए, वो लोग बहुत मेंटली स्वस्थ रहते हैं और कम कम डिप्रेशन के शिकार होते हैं। तो जी इस पे आप ध्यान देना चालू करेंगे ना तो दूर हो जाएगा, ये सब चीजें दूर हो जाएंगी। जी। खैर ये टॉपिक बहुत बड़ा है, एक वीडियो में कवर करना काफी कवर, हुआ है, लेकिन फिर हाँ भी हम यार लोगों ने बिल्कुल। सरफेस को स्क्रैच किया है सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया। और हाँ जिनको गैस्ट्राइटिस और ये सब पेशेंट है तो ताकि उनको एक आइडिया लगे कि हमको किस डायरेक्शन में काम करना है। और जो पेशेंट मेरे अंदर अभी इलाज है उनको पता ही है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, वो समझ रहे होंगे। और वो आउट ऑफ डिजीज है आज के डेट में। जी तो ये है टोटल पूरी कहानी। जी जी जी। अगर किसी को भी ये मेरे को इतना समझ में आया सर कि अगर किसी को सिचुएशन की वजह से अगर आपको डिप्रेस फील हो रहा है, एनवायरनमेंट की वजह से हो रहा है, या आपके वर्क प्लेस पे कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आपको हो रहा है, तो ये बहुत आसानी से निकल सकता है, क्योंकि ब्रेन इस चीज की दवाई नहीं की जा सकती है। इसको आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, अपने माहौल को चेंज करना पड़ेगा, और अपना नियम बनाना पड़ेगा, लाइफ को एक प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन तरीके से जीने का तरीका सीखना पड़ेगा। तब आप इस समस्या से बहुत आसानी से निकल सकते हैं। पॉजिटिव माइंड इसका एक सबसे बड़ा दवाई है। लेकिन अगर आपको फिजिकली अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे सर बता रहे हैं कि आपको गैस्ट्राइटिस है या आपको कॉन्स्टिपेशन हमेशा रहती है, आप हमेशा कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, कुछ भी खाते हैं ब्लोट कर जाते हैं, तो अगर इस तरह की दिक्कत होती है तो भी आप डिप्रेशन में अगर नहीं है तो आप लैंड हो सकते हैं। इससे पहले की मुसीबत आप पे आए और आप पूरे घर वालों को पागल कर दें, तो इससे बेहतर है कि आप किसी अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज कराना शुरू करें। और लाइफस्टाइल की तरफ आज सारी दुनिया जा रही है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, एक ऐसी बीमारी है जिसकी दवाई जो है वो एलोपैथी में नहीं है। क्योंकि सर जो दवाइयां दी जाती हैं एलोपैथी में गैस्ट्रिक के लिए या आईबीएस के लिए, उसमें स्टेरॉइड मिला होता है। स्टेरॉइड होता ही है उनके उसमें दवाइयों में, और स्टेरॉइड जो है कहीं ना कहीं आपको पागल करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आपका ब्रेन जो है वो फंक्शन नहीं करता ठीक से, बिना मतलब का रोना, बिना मतलब के मूड चेंज होना। और जी, आप वैसे कुछ भी कहना मेरी जो चाहते हैं? पिछली वीडियोस पिछले कंटिन्यूस जो हमारी वीडियोस आ रही है उस पर मैं वही बताना चाह रहा हूँ, जो सबसे बड़ा गड़बड़ी है एसिडिटी का। हमारी जी समझ ही है, मतलब भारत में शायद ही अभी कोई दूसरा होगा जो इस समय इसमें ध्यान दे रहा है। एसिडिटी इज अ डेफिशिएंसी ऑफ एसिड, आपके पेट में एसिड कम बन रहा है, और जैसे ही हम उसको कंट्रोल करना चालू करते हैं, उस डिजाइन से डाइट देना चालू करते हैं, पेशेंट तुरंत रिस्पॉन्ड करता है। तो हमारी जो बेसिक समझ है वो ठीक होना बहुत जरूरी है, जी वही जी एसिडिटी का प्रॉब्लम। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे एक याद आ रहा है, किस्सा याद आ रहा है छोटा सा। जब हम स्कूल टाइम में थे, तो जैसे किसी बॉयफ्रेंड से या किसी से हमें मिलना होता किसी से मिलना होता था, तो अगर हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं उससे मिलने के लिए, तो हम सोचते ही थे तो हमारे पेट में तितलियां दौड़ना शुरू कर देती थी। इससे ये इसको पता बोलते चलता हैं, बोलते ना मुझे गट फीलिंग आ रही है कि कल ऐसा होगा। ये ये क्या है करेक्ट। गट फीलिंग? बोलता मुझे गट फीलिंग है कि यार पता नहीं कल इंडिया जीतेगी कि नहीं जीतेगी, मुझे लग रहा है इंडिया जीतेगी। जी आप जब सोचते हैं तुरंत वेगस नर्व जाके पेट में जो है गुड़गुड़ करने लग जाता है, जी इसको बोलते जी हैं मतलब गट फीलिंग आ रही है। ये गट फीलिंग वाली वर्ड कहाँ से इजाद हुआ? ये इसको दिखाता ही है कि हमारा गट ब्रेन एक्सिस है, बिल्कुल बिल्कुल। और हम आप कुछ भी गलत खाएंगे सोचते तो हैं। ब्रेन खराब होगा, और ब्रेन खराब होगा तो फिर आप गलत खाएंगे, दोनों एक जी दूसरे के मिलता जुलता है। जी। तो अगर आप किसी डिप्रेशन के डॉक्टर को देख रहे हैं और उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है आपके साथ, तो इसका मतलब आपके गट में प्रॉब्लम है, आपके सेकंड ब्रेन प्रॉब्लम दे रहा है। तो किसी अच्छे जो है लाइफस्टाइल एक्सपर्ट से आप मिलिए और उनसे सही सलाह लीजिए, और सही सलाह लेकर के सही इलाज कराइए। तो आज का हमारा वीडियो का मकसद यही था कि एक बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम जो हर घर में है, और बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि इसका सही इलाज क्या है, क्योंकि वो इतनी दवाइयां खा चुके हैं उन्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा। डॉक्टर सिर्फ उन्हें सुनाते हैं बस, और कुछ नहीं कर सकते। तो सोने के बजाय अगर आप जाग करके अपना इलाज ढंग से करें तो आप बहुत खूबसूरत दुनिया को देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो मिस नहीं करेंगे अपने लाइफ से। आज का सिर्फ इतना ही मकसद था। तो बस यहीं पे मैं इस वीडियो को स्टॉप करूंगी सर आज के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग सच अ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टू ऑल आवर गेस्ट, ऑल आवर व्यूअर्स। सो
मैं मिलती हूँ आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार सर। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस। और मैं आशा करता हूँ आपको जरूर कुछ ना कुछ इससे आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपको अपनी बीमारी को ठीक करने में जरूर इससे मदद मिलेगी। इसी सोच के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन।